Hello juniors, how are you all? Hope you all are safe and sound, doing great in your life. So आज we are starting our very first video of PYQ. हमारा एक प्लेलिस्ट रहेगा PYQs का और सारी की सारी वीडियोस वहां पे ऐड ऑन होती जाएंगी. ओके अब हमारा एक रिचुअल रहेगा, हम हमारा हर एक वीडियो एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स बिगिन. All you need is a plan, the roadmap and the courage to press on to your destination. Right? हमारे पास प्लान भी है, रोड मैप भी है, करेज भी है. तो लेट्स बिगिन द जर्नी गाइस. Okay, so the very first question on the screen is, which of the following statement about neo-determinism are correct? पहले जान लेते हैं neo-determinism क्या है, फिर हम वापस यहाँ आएंगे and we'll attempt the question. Okay? So ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने. So the concept is given by Griffith Taylor. Okay? ये कंसेप्ट क्या है? जो रिफ्लेक्ट करता है मिडिल पाथ, दैट इज मध्यम मार्ग बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. एक बार जान लेते हैं ये दोनों कंसेप्ट क्या है, राइट? सो बेसिकली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है? जब प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज इंटरैक्ट करेंगी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ, वो सिचुएशन क्या होगा हमारा? दैट इज environmental determinism. Okay. And the second concept is possibilism. इसमें क्या होता है? Let's see. क्या होता है ना, नेचर हमें क्या प्रोवाइड करता है? अपॉर्चुनिटीज, है ना? और हम इंसानों को तो बस अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, है ना? तो हम व्हाट वी ह्यूमंस डू, हम उन्हें यूज करते हैं, राइट? और क्या होता है ना, स्लोली, धीरे धीरे जो हमारा नेचर होता है ना, स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड. क्या हो जाता है? वो ह्यूमनाइज्ड हो जाता है. ओके ये जो कंसेप्ट है वो हमारा क्या हो जाता है? क्या बोलेंगे हम इसे? पॉसिबिलिज्म. ओके अब आता है हमारा जो मेन कंसेप्ट है, दैट इज जो हम पढ़ रहे थे, नियो डिटर्मिनिज्म. इन दोनों कंसेप्ट के बीच में जो हमारा मिडल पाथ रहेगा, दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म. इसे हम और क्या बोलते हैं? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, है ना? अब ये कंसेप्ट क्या करता है? दिस कंसेप्ट शोज दैट नीदर इज देयर अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, nor is there a condition of absolute freedom, that is possibilism, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग कनकर कर सकता है नेचर को, लेकिन उसे ओबे करते हुए, है ना? सो क्या लाइन है? इट मीन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट, है ना? उसको ओबे करते हुए. और वो लोग क्या करें? रिस्पॉन्ड करे टू द रेड सिग्नल्स एंड कैन प्रोसीड इन द पर्सुइट्स ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स द मॉडिफिकेशन. Okay, it means that possibilities can be created within the limits which do not damage the environment. Possibilities create करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिट्स के साथ, है ना? अगर हम लोग एक एग्जांपल ले, राइट? हम लोगों ने ट्रैफिक देखा है, हम सबने देखा है. रेगुलेट कैसे होता है? लाइट्स होती है हमारे पास, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट, है ना? तो बेसिकली जो रेड लाइट होती है वो हमें क्या शो करती है? कि हमें रुक जाना है, वी हैव टू स्टॉप, है ना? ओके रेड लाइट स्टॉप. एम्बर लाइट हमें क्या करती है? प्रोवाइड कराती है गैप बिटवीन रेड एंड ग्रीन लाइट. और येलो लाइट जो होती है वो क्या शो करती है? गेट सेट, है ना?
तो वो गैप हमें कौन प्रोवाइड करता है? एम्बर लाइट, है ना, विच मीन्स गेट सेट, एंड द ग्रीन लाइट मीन्स गो। ओके, सो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को रिस्पॉन्ड करना है टू द रेड सिग्नल्स, एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स। अब जितनी भी हमारी फ्री रन की गए हैं बाय डेवलप इकोनॉमीज, है ना, वो अटेम्प्ट करती है, और उन्होंने रिजल्ट क्या किया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिग्रेडिंग लैंड्स, है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स। तो हर चीज का प्रॉस और कॉन्स होते हैं, है ना। ओके, द नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग द ईदर और डाइकोटोमी, है ना। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पे एंड विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इट इज करेक्ट, ठीक है भाई, ये तो सही है। सेकेंड, नीदर देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी नॉर देयर इज अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये भी सही है। थर्ड है, इट अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग द ईदर और डाइकोटोमी, है ना, तो ये भी सही है, हमने अभी अभी पढ़ा है। ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, ये किसका है? यस, यू गेस इट राइट, ये है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग थीम बेस्ड वीडियोस लाएंगे और पूरा कंप्लीट चैप्टर वाले एमसीक्यूज लाएंगे। ओके ओके, तो अब हमारा आंसर क्या होगा? ए, बी एंड सी, तो आंसर सेकंड, इट इज करेक्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटल टनल आर करेक्ट? वापस जान लेते हैं पहले कि अटल टनल है क्या, है ना। ओके, सो बेसिकली ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है, हाईवे टनल है, दैट इज अटल टनल। 9.02 किलोमीटर्स, डेटा याद कर लेना गाइज। ओके, इट हैज बीन बिल्ड बाय ब्रो कोड होता है ना तुम्हारा, यस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये इनके द्वारा बिल्ड किया गया है। अब ये जो टनल है वो कनेक्ट क्या करता है? मनाली टू लाहौल स्पीति वैली। ओके, अर्लियर ये जो वैली है वो कट ऑफ हो रही थी, ठीक है, कितने टाइम तक के लिए? 6 महीनों के लिए। क्यों हो रही थी? क्योंकि वहां पे हैवी स्नोफॉल था, ठीक है। ओके, अब ये जो टनल है वो बिल्ड किया गया था विथ अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशन। कहां पे किया गया था? पिर पंजल रेंज ऑफ हिमालयास। एल्टीट्यूड क्या था? 3000 मीटर। ओके, ये जो यहाँ पे दो डेटा है, 9.02 किलोमीटर्स और 3000 मीटर्स, है ना, मीन सी लेवल से। ओके, तो अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ऑप्शन ए है, इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल एंड स्पीति वैली। हमने पढ़ा था, इट इज करेक्ट। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, यस। इट हैज बीन बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो कोड, हाँ, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू शिवालिक हिमालय। पीछे जाते हैं, फिर पंजल हिमालयास, रेंज ऑफ हिमालयास है ना, शिवालिक हिमालय नहीं है, ठीक है। ओके, और अगर यहाँ पे फिर पंजल हिमालयास होता तो चारों सही हो जाते, बट बिकॉज ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है तो ABC अगेन, तो ABC ओनली, ठीक है। ओके, द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन ऑफ मेन वर्कर इज, ये वाला क्वेश्चन भी डू यू नो से उठाया हुआ है, ठीक है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 150 डेज, 175 डेज, 180 डेज एंड 183 डेज। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि मेन वर्कर की डेफिनेशन क्या होती है ना। स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन बुक से मैंने पूरा वही लिया है, ठीक है। मेन वर्कर क्या होता है? वो वर्कर जो कि एटलीस्ट 183 डेज वर्क करे, मतलब 6 महीने वो काम कर रहा है। ओके, मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 183 डेज वो काम कर रहा है, 6 महीने के लिए वो काम करता है। उसके बाद एक और चीज जान लो, मार्जिनल वर्कर क्या होता है? वो इंसान जो 6 महीने से कम काम कर रहा है, मतलब 183 डेज से कम, वो क्या हो जाएगा हमारा? मार्जिनल वर्कर। और मेन वर्कर की डेफिनेशन तो हमें पता चल गई। ओके, लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्या रहेगा? 183 कहां दिख रहा है गाइस? दिख गया ना, ठीक है। तो ये हमारे
ऑप्शंस नहीं है और ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन टेबल से आया हुआ है ना? ओके, तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारी जो अप्रोचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी की, अगेन मैंने ये बुक से लिया है डायरेक्ट। यहाँ पे हमारा पीरियड है, यहाँ पे हमारी अप्रोचेस है और यहाँ पे इसके ब्रॉड फीचर्स है। ठीक है, अब ना मैंने तुम्हारे लिए एक एक्रोनियम बनाया है। ठीक है, तो देख लो, एरा ऑफ SEP। ठीक है, ये एक एक्रोनियम है इस टेबल को याद करने का। एरा ऑफ हमारा छोटू सा रहेगा SEP। अब SEP का अगर हम ऐसे फुल फॉर्म देखें तो इट इज सिंप्लीफाइड एम्प्लॉय पेंशन। लेकिन हमें ये याद नहीं करना है, ठीक है, ये मैं तुम्हें सिर्फ ताकि ये जो सेंटेंस है कुछ सेंस मेक करे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस, लेकिन हमें ये याद नहीं करना है। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। तो इसको याद करने के लिए क्या रहेगा, क्योंकि हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है ना वो ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दो। अब क्या होता है ना, उस टाइम हम लोग इतने प्रेशर में होते हैं, हम लोग भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें, है ना, मतलब सब याद आ रहा था लेकिन एक चीज पे हम लोग वहीं पे सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो अगर एक्रोनियम्स याद रहते हैं ना, बहुत हेल्प करते हैं। और अगर तुम्हें ये सही लगे तो यू गाइस कैन टेल मी, मैं पूरे चैप्टर्स में तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट लर्निंग का रहेगा उसके एक्रोनिम्स दे दूंगी, तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। ओके, सो ई से क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, आर से हो जाएगा रीजनल एनालिसिस, ए से क्या हो जाएगा एरियल डिफरेंशिएशन, ऑफ को हमें भूल जाना है, SEP के एस से क्या हो जाएगा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ई से इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, इनकी डेफिनेशंस भी दे रखी है हमें, है ना। ओके, और पी से क्या हो जाएगा पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। ओके, ये तो हो गया इसको याद करने का तरीका। पीरियड्स में क्या है, यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड दे रखा है हमें, यहाँ पे भी कॉलोनियल पीरियड है, यहाँ पे यहाँ वाले में 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, ये हमें टाइम दे रखा है, मतलब कॉलोनियल 1930s थ्रू द इंटरवॉर पीरियड, उसके बाद 1950s टू 60s, उसके बाद 1970s और उसके बाद लास्ट के 1990s। तो ये थोड़ा सा तुम याद कर लेना। वैसे आई डोंट थिंक सो ये पूछा जाएगा अप्रोचेस डायरेक्ट, या फिर एक ऐसा टेबल बन सकता है जिसमें अप्रोचेस और उनके फीचर्स के ऊपर बात की जाए और वो पूछा जाए तुमसे, है ना। तो इसको हम और डिस्कस करेंगे, बट अभी क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हम लोग इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एरा ऑफ SEP। ई से एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, आर से रीजनल एनालिसिस, ए से एरियल डिफरेंशिएशन, ऑफ के बाद एस से क्या हो जाएगा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, ई से इमरजेंस ऑफ किसका हो जाएगा ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल्स, है ना। पी से हो जाएगा हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अब हम अटेम्प्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले एक्रोनियम लिखते हैं, एरा ऑफ SEP। एरियल डिफरेंशिएशन ए इधर है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ये रहा, मतलब ये फर्स्ट रहेगा हमारा। उसके बाद रीजनल एनालिसिस सेकंड है, ये हमारा सेकंड रहेगा। ए एरियल डिफरेंशिएशन क्या रहेगा हमारा थर्ड रहेगा। पोस्ट मॉडर्निज्म सबसे लास्ट में, SEP का पी ये हमारा फोर्थ रहेगा। अब देख लो ऑप्शन बी कहाँ पे है, इन दोनों में है इन दोनों में नहीं है, ये यहीं पे हट जाएंगे, एलिमिनेट कर दिया हमने इनको। उसके बाद बी हो गया, सेकंड क्या है डी दोनों में है, ये थोड़ी दिक्कत की बात है ना। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है ए इसमें है ना, और सी क्या है लास्ट वाला फोर्थ। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which factors do not affect the location of rural settlement। ठीक है, अब रूरल सेटलमेंट को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, इसको जान लेते हैं पहले। ये पूरा तुम्हारे NCERT से ही लिया है मैंने। ओके, वाटर सप्लाई ये अफेक्ट करता है, पानी होगा कहीं पे तो ही तो तुम रहोगे ना, बिना पानी के तो कुछ भी नहीं हो सकता, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। उसके बाद
लैंड के ऊपर भी बेस करेगा। अपलैंड कहीं कहीं पे क्या होता है ना, फ्लड आता है ना, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, अपलैंड पे रहना रेदर देन नीचे, है ना, तो वो भी अफेक्ट करेगा। बिल्डिंग मटेरियल, अगर तुम्हें कहीं घर बनाना है और पास में ही बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है तो तुम क्या करोगे, उसी जगह पे चले जाओगे, है ना। डिफेंस क्या होता था ना पहले, डिफेंस के लिए मतलब खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी लोग ऐसी जगह पे रहते थे जहां पे पास में डिफेंस एरिया हो, तो वो अपना छोटे छोटे से गांव वहां पे सेटल कर लेते थे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स एंड आइलैंड्स। अब एग्जांपल में क्या है यहाँ पे, नाइजीरिया एंड इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद प्लान्ड सेटलमेंट, कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्लान सेटलमेंट बनाती है, मतलब एक विलेज बना देती है और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी बेसिक नेसेसिटी, वाटर सप्लाई सब कुछ देती है, बट वो विलेजेस खुद की मर्जी से नहीं कर रहे होते ना, वो उन्हें प्लान करके दी हुई है, तो ऐसी सेटलमेंट्स भी होती है, ठीक है। जैसे कि इथियोपिया में और द कैनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कैनल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ओके। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, बट कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो अफेक्ट नहीं करते, वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डिमांड वो है क्वेश्चन की। तो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए भाई, वाटर सप्लाई चाहिए, टोपोग्राफी वहां पे नहीं था, बट तुम खुद सोचो टोपोग्राफी, अगर कोई एक वैली है, वैली के ऊपर स्टीप स्लोप है, वहां पे घर बन सकता है, नहीं बन सकता, तो तुम वहां रहोगे नहीं, मतलब वो अफेक्ट कर रहा है। बेसिकली तुम लोग ये ध्यान में रखोगे ना कि तुम्हें घर कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, एकदम ऊपर जाके तो नहीं बनाओगे, तो ये भी है। सेक्स रेशियो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि तुम ये सोचो ना, मतलब वहां पे पॉपुलेशन होना नहीं होना सेक्स रेशियो में, वो कहीं से भी इधर रिलेट नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली वो रिलेट करेगा। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, अगर कहीं पे जो सेक्स पॉपुलेशन है वो कम है, या कहीं पे मेल सेक्स पॉपुलेशन है लेकिन फीमेल वाली नहीं है, तो शायद वो कहीं और सेटल हो जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी इफेक्ट में नहीं है, ओके। तो हम यहाँ पे सेक्स रेशियो को ले रहे हैं आंसर, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, एट प्रेजेंट द टू टर्मिनल्स ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड आर, क्या है, ठीक है। तो ये भी हमारा डू यू नो से क्वेश्चन पुट किया गया है सीधा, ठीक है। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसके बारे में जान लेते हैं। शेरशाह सूरी बिल्ड द शाही रॉयल रोड टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर। बोलते थे ना महाराजा हमेशा अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग पुट करने के लिए, तो उन्होंने ये बनवाई थी, ठीक है। कहां से कहां तक बनवाई थी, फ्रॉम इंडस वैली टू द सोनर वैली। अब तुम ये चीज यहाँ पे मार्क कर लो कि ये भी पूछा जा सकता है ना, इंडस वैली टू सोनर वैली, ओके। अब दिस रोड वॉज रीनेम्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ना ये जो रोड थी वो कनेक्ट करती थी कलकत्ता से लेके पेशावर तक। ये देखो इस मैप में यहाँ पे शो हो रहा है पेशावर और ये कलकत्ता, यहाँ पे कोलकाता लिखा है बट कलकत्ता है, ठीक है। ये कॉलोनियल टाइम की बात है, ओके। लेकिन अगर प्रेजेंट में बात करें तो ये एक्सटेंड करती है अमृतसर से लेके न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से लेके कोलकाता, ठीक है। अब इस जो रोड के दो सेगमेंट्स हैं, एक क्या हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर, दूसरा क्या हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता, है ना। दिल्ली टू अमृतसर एंड द सेकंड वन इज दिल्ली टू कोलकाता। इसके दो सेगमेंट्स नेशनल हाईवे 1 और 2 के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सो नेशनल हाईवे 1 क्या हो जाएगा हमारा दिल्ली टू अमृतसर, और नेशनल हाईवे 2 क्या हो जाएगा दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। एट प्रेजेंट द टू टर्मिनल्स, टर्मिनल्स क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, है ना। मतलब यहाँ पे न्यू दिल्ली की बात नहीं हो रही है, ओके। तो यहां से लेके यहां तक, दिल्ली को अभी भूल जाओ, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर, यहां से यहां तक नहीं, दिल्ली टू कोलकाता, यहां से यहां तक नहीं, अमृतसर एंड पटना बात ही अलग है, ये तो अमृतसर एंड कोलकाता, सही है। कोलकाता ये रहा, अमृतसर ये रहा, कनेक्ट कर रहा है, ये इसके दो टर्मिनल्स हैं, ओके। आंसर मिल गया। Which of the following towns is an example of administrative town? हमारे कुछ टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट टाउन्स हैं, कुछ मिडाइवल टाउन्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल है ना। तो इधर यहाँ पे क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, भिलाई, कांडला, चंडीगढ़ एंड झरिया। एक बार जान लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते क्या हैं। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस अ लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। एग्जाम्पल्स क्या है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर,
गांधीनगर, दिसपुर, इसका भी एक्रोनियम बनाया है मैंने, ठीक है। बताती हूँ, तुम्हें पता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है ये, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हमेशा क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता है ना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होते हैं। मतलब ऐसे तुम एक कहानी रिलेट कर सकते हो जिससे तुम्हें याद रहे। तो जीडी, जीडी इज बैक, BACK। अब ये जो मैंने छोटा वाला लिखा है ना, इसको तुम्हें इग्नोर करना है, ठीक है। बेसिकली हमें बस याद करने के लिए एक एक्रोनियम बनाया है। जीडी इज बैक, जीडी वापस आ गया है, ठीक है। कहां पे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। तो जी से क्या हो जाएगा हमारा, गांधीनगर, डी से क्या हो जाएगा हमारा, दिसपुर। अब एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आगे जब हम इंडस्ट्रियल टाउन्स पढ़ेंगे, उधर एक एग्जांपल है दुर्गापुर, है ना। तो वो हमें यहाँ और यहाँ पे फिर वो एक ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार दिसपुर उसका था या इसका था, है ना। उसके लिए तो मैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो समझ लो वहां पे ग्रुप डिस्कशन में बात हुई डिस्क की, डिस्क, तो उससे तुम याद रखोगे दिसपुर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में आएगा, ठीक है। और दुर्गापुर किस में आ जाएगा, वो हमारे इंडस्ट्रियल टाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। बी से क्या हो जाएगा हमारा, भुवनेश्वर। सी से क्या हो जाएगा हमारा, चंडीगढ़। अब ये याद है, 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। 2 मिनट क्या यार, 2 सेकंड में हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज एन एग्जांपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तुम्हें कुछ भी नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लो, जीडी इज बैक। अब इसके बाद चाहे कुछ भी ऑप्शन हो, तुम्हें बस जल्दी से इसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। जी से कुछ है, नहीं है। डी से कुछ है, नहीं है। बी से है, नहीं है। सी से क्या है हमारा, चंडीगढ़। ऑप्शन तो ये है। भिलाई क्या है, इंडस्ट्रियल टाउन है हमारा। कांडला क्या है, इट्स इन गुजरात, ये हमारा एक पोर्ट है ना, तो ये नहीं होगा। झरिया कहाँ पे है, ये झारखंड में। बेसिकली ये माइंस के लिए है ना, तो ये माइंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग वैसे, बट यहाँ पे ये नहीं हो सकता। सो जीडी इज बैक। अब मैं तुम्हें एक और चीज बता देती हूँ, सम ओल्ड टाउन्स आर ऑल्सो डेवलप्ड एज सैटेलाइट टाउन्स। कुछ जो टाउन्स थे वो क्या हो गए, डेवलप हुए एज सैटेलाइट टाउन्स, ठीक है। कहाँ पे, अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। जैसे दिल्ली हमारा जो है वो क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब उसके पास आसपास क्या है, गाजियाबाद, रोहतक एंड गुड़गांव। तो ये तीनों क्या है हमारे सैटेलाइट टाउन। ये बहुत इजी सा है तो ये याद रह जाएगा, गाजियाबाद, रोहतक एंड गुड़गांव, ये क्या है हमारे सैटेलाइट टाउन्स है। अब आती है बात इंडस्ट्रियल सेंटर्स की, जिसकी मैं बात कर रही थी, है ना। इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अब इंडस्ट्रियल जो ये इंडस्ट्री है ना, इसी से हम लोग एक्रोनियम बनाएंगे, ठीक है। इंडस्ट्री का क्या है, दैट इज दुर्गापुर, भिलाई। इसको एक बार ना हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं येलो से। सो दैट इज दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी एंड बरौनी। 2 बी से है, एक एस से है और एक दुर्गापुर डी से है ना। तो याद करने का क्या रहेगा, एक सेकेंड। इसका जो ये डी है इंडस्ट्री का, ये जो डी है, इससे हो जाएगा हमारा दिसपुर। सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम्हें बता रही थी, खुद ही गलती कर रही हूं। इट इज दुर्गापुर, है ना, दुर्गापुर। एस, ये जो एस है, ये डी और ये एस। एस से क्या हो जाएगा हमारा, सिंदरी। अब दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बंगाल से 2B, हमारे पास यहाँ पे 2B है, दैट इज भिलाई एंड बरौनी। याद हो जाएगा ये, तुम्हें एज अ स्टोरी इसे याद रखना है, ठीक है। और तुम लोग ना अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, जहाँ पे जितने भी एक्रोनियम्स है तुम एक साथ लिख देना। एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। सारा डेटा एक पेपर्स में लिख दो तुम्हारे, सारा का सारा ऐसा एक्रोनियम्स अगर तुम्हें वर्क कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो तुम वो करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। ओके, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जीडी इज बैक, दैट इज गांधीनगर, दिसपुर,
बी से भुवनेश्वर और सी से क्या हो जाएगा चंडीगढ़। अब वहां पे डिस्पुर याद रखना है, यहाँ पे दुर्गापुर याद रखना है, वहां पे जीडी चल रहा है तो जीडी चलेगा, तो वहां पे डिस्क करके तुम लोग याद रख सकते हो, है ना, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में कुछ बात चल रही थी, वहां पे डिस्क रिलेटेड कोई बात आई तो उन्हें कुछ जीडी में कुछ प्रूफ चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, ऐसे करके थोड़ा सा दिमाग में रखो। ओके, हो गया ये वाला हमारा, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर का फिर से बता देती हूँ, इंडस्ट्री के डी से हो जाएगा दुर्गापुर, एस से इंडस्ट्री के एस से हो जाएगा सिंदरी। अब क्योंकि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल, तो बी से 2B बरौनी, बरौनी और क्या हो जाएगा बताओ बताओ, भिलाई, है ना। तो ये हमारे दो हो जाएंगे इंडस्ट्रियल, बरौनी और भिलाई। The model of kolkhoz was introduced in erstwhile Soviet Union to increase dash। पढ़ेंगे इसको हम, पहले पढ़ते हैं ये क्या है। तो बेसिकली ये कलेक्टिव फार्मिंग होती है, ठीक है। सो द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, ठीक है। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या याद रखना है, सोशल ओनरशिप प्रोडक्शन का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। अब जो कलेक्टिव फार्मिंग है इसे हम और क्या बोलते हैं, मॉडल ऑफ कोलखोज। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। Was introduced in erstwhile Soviet Union to improve upon the inefficiency of the previous methods of agriculture and boost the agriculture production for self-sufficiency। बेसिकली कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, मॉडल ऑफ कलकोज होता है, ठीक है ना, इसका सेकंड नेम है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ पे, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन में, ताकि इंप्रूव कर सके हम लोग क्या, जो हमारी इनएफिशिएंसी है प्रीवियस जो एग्रीकल्चर मेथड्स हम यूज कर रहे थे उससे, और हम लोग बूस्ट कर सके हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ठीक है। तो द मॉडल ऑफ कोलकोज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सर्विस सेक्टर प्रोडक्शन, माइनिंग आउटपुट। बहुत इजी था ये तो, है ना, अगर पढ़ोगे तो सब इजी है। दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following set of countries got the benefit of outsourcing? India, Sri Lanka, Pakistan, and so on. Outsourcing. So basically हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट फॉर नाउ इट रिजल्टेड इन द ओपनिंग अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स। आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत सारा वर्क खुद से नहीं कर पा रही है, लाइक मतलब उनकी डिमांड ज्यादा है बट वो सारा का सारा काम मैनेज नहीं कर सकती, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं कुछ बाहर से एम्प्लॉयर्स जो उनके लिए वर्क करते हैं। सो बेसिकली ये होता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज करती है, इकोनॉमीज करती है, ठीक है। और जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयर्स उन्हें देती है, और वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। ताकि क्या होता है ना, हम लोग बेसिकली जो अंडर डेवलप्ड और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, मतलब डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वो कम चीप लेबर में उनको वर्क प्रोवाइड करती है, तो उनका तो फायदा ही फायदा है। सो दैट इज आउटसोर्सिंग। ये तुम ऐसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में जान लो अभी, बट हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जो आउटसोर्सिंग है वो क्या रिजल्ट करते हैं, द ओपनिंग अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका, ठीक है। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5। क्या क्या है, चाइना याद कर लेना, ईस्टर्न यूरोप, देन इजराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका। ये बेसिकली कॉल सेंटर्स के लिए भी है, तो मतलब कॉल सेंटर्स करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब्स इन दीज कंट्रीज। ओके, तो हम देखते हैं इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, चाइना, इजराइल एंड पाकिस्तान, ये तो पहले एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद इंडिया, चाइना एंड इजराइल, चाइना, इजराइल एंड भूटान। तो क्या होगा, हमने पढ़ा चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इजराइल, मतलब चाइना है, इजराइल है, इंडिया तो सबसे पहले था, इंडिया को कैसे भूल गए, इंडिया। और तो बाकी इसमें से कुछ है नहीं, बट तुम लोग याद रख सकते हो कि ईस्टर्न यूरोप भी है, फिलीपींस भी है और कोस्टा रिका भी, तो ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, है ना। तो दैट इज
इंडिया, चाइना, इजराइल, भूटान हमने नहीं पढ़ा, so the answer is this, India, China and Israel. So we have completed 10 questions and we'll continue in the next video. So stay tuned, stay updated. कुछ भी queries हो, you can comment down below. And yeah, that's it. I'll meet you in the next one. Bye bye.